मिडिल ईस्ट में एक तरफ यमन के हूतीज रेड सी से गुजरने वाली शिप्स पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शिपिंग लाइन का बहरान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए हैं। चाहे सीरिया हो, पैलेस्टाइन, इराक या फिर यमन, हम हर दूसरे दिन मिडिल ईस्ट में हालात खराब ही देखते आए हैं और शायद अपनी पूरी जिंदगी देखते ही रहेंगे। इन झड़पों में मिडिल ईस्ट के अलावा बाहर की कंट्रीज भी शामिल होती हैं, जैसा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रशिया भी। पर ऐसा क्यों है और ये सब मिडिल ईस्ट में ही क्यों हो रहा है? मिडिल ईस्ट हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोग हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। कभी वो एक साइड से लड़ते हैं तो कभी दूसरी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। मिडिल ईस्ट के इन तमाम मसलों का रूट कॉज या उसकी जड़ क्या है, इसको सही से समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा, जहां इन सारे मसलों की शुरुआत होती है। नाज़रीन, ये 20वीं सदी की शुरुआत थी, जब मिडिल ईस्ट समेत आज के यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में होता था। इस पूरे खित्ते में 600 सालों तक हुकूमत करने के बाद मुसलमान काफी कमजोर पड़ चुके थे और इनके बीच अंदर ही अंदर झगड़े शुरू हो गए। ओटोमन एम्पायर में मुसलमानों समेत दूसरे भी कई रिलीजन्स के लोग अपने अपने रीजन्स या प्रोविंसेस में बसते थे, लेकिन ये सारी प्रोविंसेस ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, यानी किसी को भी अपना अलग मुल्क बनाने की आजादी नहीं थी। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया समेत मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर भी अपना होल्ड जमाना शुरू कर दिया, जैसा कि आज का यूएई, सदरन यमन, बहरेन और इजिप्ट। ब्रिटिशर्स को इंडिया और मिडिल ईस्ट में अपने प्रोटेक्टरेट्स में पहुंचने के लिए इजिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां उन्होंने रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से एक कैनाल के जरिए जोड़ दिया था, जिसको आज हम सुइज कैनाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि सुइज कैनाल, जो कि उनका बहुत ही कीमती असासा था और वो था भी इजिप्ट में, इसी वजह से ब्रिटिशर्स को इजिप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इजिप्ट उनकी प्रोटेक्शन में ही रहे। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ओमान और कुवैत को भी अपना प्रोटेक्टरेट बना लिया। प्रोटेक्टरेट्स उन स्टेट्स को कहते हैं जो कि होती तो बज़ाहिर आजाद हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स करेंगे और उनको कंट्रोल भी यही करेंगे। ब्रिटिशर्स की ये हरकतें ओटोमन एम्पायर को ठीक नहीं लगी कि दुनिया के दूसरे कोने से उठकर कोई आए और हमारे इलाकों पर राज करना शुरू करे। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 का माहौल गर्म हो रहा था। 1914 में ओटोमन एम्पायर ने फैसला किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंपीरियल जर्मनी का साथ देंगे। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज को प्रोटेक्टरेट्स बनाने वाले ब्रिटिश और फ्रेंच ने आपस में फैसला कर लिया कि वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर को हराकर इनके पूरे इलाके को आपस में बांट लेंगे। 1916 में ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमेट्स मार्क साइक्स और फ्रांसवा जॉर्ज पिको ने एक सीक्रेट ट्रीटी की, जिसमें दोनों ने ओटोमन एम्पायर के हिस्सों की डिस्ट्रीब्यूशन आपस में ही कर ली। इस ट्रीटी को इतिहास में साइक्स पिको एग्रीमेंट की पहचान दी जाती है। ट्रीटी में तय पाया कि यूएई, कतर, बहरेन, नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी और कुवैत डायरेक्टली ब्रिटिश की कॉलोनी बनेंगी, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी, इराक और जॉर्डन होंगी तो इंडिपेंडेंट अरब स्टेट्स, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स कहलाई जाएंगी। टर्की, लेबनान डायरेक्टली फ्रेंच कॉलोनी बनेंगे, जबकि सीरिया और इराक के कुछ हिस्से फ्रेंच प्रोटेक्टरेट्स में आएंगे। ईस्टर्न टर्की को रशियन एम्पायर देखेगी, जबकि पैलेस्टाइन की, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, उसको साइक्स पिको एग्रीमेंट में एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर किया गया। साइक्स और पिको ने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही अपने तौर पे मिडिल ईस्ट का बंटवारा तो कर लिया था, लेकिन जो मैप्स उन्होंने बनाए थे उसमें वहाँ ऑलरेडी रहने वाले कबीलों के बारे में नहीं सोचा गया। असल में ओटोमन एम्पायर ने इन एरियाज को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा हुआ था, जहां रहने वाले कबीले बेशक अलग अलग मजहब फॉलो करते थे, उनके तौर तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन वो सब ओटोमन एम्पायर की छतरी के साए तले रहते थे और किसी को भी अपनी अलग नेशन बनाने की परमिशन नहीं थी। इन प्रोविंसेस को, जिनमें अलग अलग लोग बसते थे, इनको ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी शक्ल देकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, जिसके नतायज अगली कई दहाइयों तक पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतने पड़ेंगे।
साइक्स पिको एग्रीमेंट की शुरुआती शर्तें मजीद उलझने लगीं जब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिशर्स ने अरब के साथ वादे करना शुरू कर दिए। उनको ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उकसाया जाने लगा और वादे किए जाने लगे कि अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े होंगे तो उनको अपना अलग और आजाद मुल्क दिया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक और वादा भी किया था, यूरोप में रहने वाले ज्यूज के साथ। उस वक्त ज्यूज को दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लिहाजा उनसे वादा किया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद उनको पैलेस्टाइन में अपना खुद का मुल्क दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के लिए अलाइज को ऑयल की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले 1908 में ईरान से ऑयल ढूंढ निकाला था, पर ये इतना ज्यादा ऑयल नहीं था। जंग में टैंक्स, प्लेन्स, गाड़ियां और दूसरी मशीनरी के लिए ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। उस वक्त अमेरिका ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था और ब्रिटिशर्स ऑयल के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जंग के बाद एम्पायर्स और कॉलोनियल सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, जबकि ब्रिटिश और फ्रेंच तो पहले से ही अपनी कॉलोनीज का सीक्रेट प्लान बना कर बैठे थे। लिहाजा ऑयल खरीदने के लिए अमेरिका ब्रिटिशर्स के लिए रिलायबल ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में ही ईरान के करीब अपना होल्ड मजीद बढ़ा दिया, जहां उनको लगता था कि ऑयल का काफी फ्यूचर है। बाद में यहां से बहुत ज्यादा ऑयल के जखीरे भी दरियाफ्त हुए। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी और अलाइज जीत चुके थे। जीतने वाले अलाइज आमने सामने बैठे और मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को एक बार फिर से चेंज कर दिया गया। वहां ऑटोमन एम्पायर ऑफिशियली 1922 में खत्म हो गई और 29 अक्टूबर 1923 को एक आर्मी ऑफिसर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उभरती हुई तुर्क गवर्नमेंट ने फौरन ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी और अगले 2 सालों तक अलाइज के खिलाफ जंग जारी रखी। ब्रिटिश और फ्रेंच मिलिट्री वैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से थक चुकी थी, जिनको टर्किश आर्मी बहुत हार्ड टाइम दे रही थी। तभी वो टर्किश गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक्स करने पर मजबूर हो गए और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स में बदलाव देखा गया। ये मीटिंग टर्की के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और मिडिल ईस्ट के मैप में आखिरकार स्याही भर दी गई। ये मैप आज के मिडिल ईस्ट से काफी मिलता जुलता है। अलाइज ने टर्की को उनका एरिया दिया, जबकि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाने के बाद बकाया मिडिल ईस्ट को आपस में ही बांट दिया। पहले जो ऑटोमन एम्पायर की प्रोविंसेस बसरा, बगदाद और मोसूल हुआ करती थीं, उनको ब्रिटिशर्स ने ज्वाइन करके उसको मैंडेट फॉर मेसोपोटामिया का नाम दिया, जो बाद में इराक बन गया। हालांकि इन प्रोविंसेस में अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लोग रहते थे, लेकिन बिना सोच विचार के इनको आपस में मर्ज किया गया, जिसके असरात इराक की इंटरनल स्टेबिलिटी पर गहरे दाग छोड़ने वाले थे। मोसूल के लोग कर्डिश नस्ल के लोग थे। बगदाद में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान, जबकि बसरा प्रोविंस में शिया मुसलमान बसते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने ऑफिशियली कुवैत को बसरा प्रोविंस से अलग करके 1960 तक अपना प्रोटेक्टरेट बनाए रखा, पर क्योंकि ये इराकी प्रोविंस बसरा से फोर्सफुली अलग किया गया था, इसी वजह से आने वाले सालों में जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इराक ने कुवैत को अपना हिस्सा मानना शुरू कर दिया और फिर 1990 में इसी क्लेम को लेकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला भी किया। इराक ब्रिटिशर्स से आजाद होने के बावजूद भी काफी बिखरी हुई हालत में था। कुर्द, सुन्नी, शिया, इनके आपसी झगड़े और साथ में इनका कुवैत वापस पाने का दावा दोनों मुल्कों में गहरी टेंशन्स का बायस बना। ऐसी ही कुछ गलतियां लेबनान और सीरिया में भी की गई। लेबनान को क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी की बिना पर आजादी दी गई, जबकि इसमें सुन्नी और शिया अरब्स भी काफी तादाद में बसते थे। इसी तरह सीरिया में भी क्रिश्चियंस, सुन्नी, शिया और दूसरे मजहब भी पाए जाते थे, लेकिन इन सारी ऑटोमन प्रोविंसेस को भी मर्ज करके जान छुड़ाने की गर्ज से सीरिया बना दिया गया। 1930 में टर्की ने फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने सीरिया की हाटे प्रोविंस वापस मांगने की डिमांड रखी। फ्रांस को डर था कि टर्किश गवर्नमेंट नाजी जर्मनी से ना जा मिले, इसीलिए फ्रांस ने हाटे प्रोविंस टर्की को दे दिया, जिससे सीरिया और टर्की के बीच एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इसके अलावा यूफ्रेट्स रिवर, जो कि असल में टर्की से शुरू होती है और सीरिया से गुजरती हुई इराक में जाती है, यानी टर्की अगर चाहे तो यूफ्रेट्स रिवर का पानी रोक सकता है, जिससे इन तीनों मुल्कों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस मजीद बढ़ गए।
1946 में सीरिया फ्रेंच कॉलोनी से आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी शुरू हुई झगड़े से हुई। उठते साथ ही उन्होंने टर्की की हाटे प्रोविंस और लेबनान को क्लेम करना शुरू कर दिया। बिना सोच समझ के जान छुड़ाने के लिए जो डिवीजन्स की गईं, इनसे पैदा होने वाले मसले एक तरफ और दूसरा मसला ऑयल ने खड़ा कर दिया, क्योंकि ऑयल भी उन अरब कंट्रीज से निकला जहां ऑलरेडी इतने सारे मसले चल रहे थे। मिसाल के तौर पे इराक में जहां से ऑयल निकला वो लोकेशंस थी बसरा और मसूल, जहां शिया अरब्स और सुन्नी कुर्द्स बसते थे, जबकि बाकी पूरा इराक सुन्नी अरब था। इसकी वजह से इराक को ऑयल की डिस्कवरीज को संभालना काफी मुश्किल हो गया। ईरान में 90% ऑयल खुजिस्तान से निकला, जहां शिया अरब्स रहते थे, जबकि बाकी पूरे ईरान में पर्शियन शिया का होल्ड था। कुवैत, जिसको ऑलरेडी इराक अपना हिस्सा मानता था और ये कार्ड वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता था, वहां भी ऑयल निकल गया, जिसकी वजह से इराक और कुवैत के दरमियान मामलात मजीद खराब होने लगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में से काफी सारा तेल निकला, तकरीबन पूरी दुनिया की ऑयल रिजर्व्स का भी आधा। और ये सारा तेल उन लोकेशन से निकला जहां ऑलरेडी रिलीजन और कल्चर की बिना पर झगड़े चल रहे थे। इसके अलावा बड़ी कंट्रीज जैसा कि अमेरिका ने भी यहाँ तेल की वजह से मुदाखलत शुरू कर दी, जिसने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को बद से बदतर बना दिया। लगे हाथ ब्रिटिशर्स ने ज्यूज से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उनको पैलेस्टाइन में अपनी खुद की स्टेट भी दे दी, जिसके इजराइल के नाम से आज पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। उस वक्त पैलेस्टाइन की अपनी पॉपुलेशन वहां मौजूद ज्यूज से तकरीबन डबल थी, लेकिन फिर भी ज्यूज को पैलेस्टाइन की 62%, जबकि अरब्स को सिर्फ 38% जमीन दी गई, जिसकी वजह से पैदा होने वाला कॉन्फ्लिक्ट आज तक लड़ा जा रहा है। ये पार्टीशन उठते साथ ही अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली ज्यूज ने इसको कबूल किया। शुरुआत में कोई एक भी अरब स्टेट नहीं थी जिसने स्टेट ऑफ इजराइल को कबूल किया हो, बल्कि ज्यादातर अरब स्टेट्स ने 1948 में इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ब्रिटिशर्स और अमेरिकन की मदद से इजराइल, जो चारों तरफ अरब स्टेट से घिरा हुआ था, ये जंग जीत गया और यहीं से शुरुआत होती है इजिप्ट के कमाल अब्दुल नसर की। एक ऐसा सेकुलर अरब नेशनलिस्ट जिसने मिडिल ईस्ट में तमाम अरब जमीनों को एक सुपर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा, और ये सुपर स्टेट मिडिल ईस्ट के ही तेल को एक सुपर वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेगी। नसर जान चुके थे कि बाहर से आने वाली ताकतें उन्हीं के तेल को इस्तेमाल करके उनको अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं, तो क्यों ना हम वही तेल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें। 1954 में कमाल अब्दुल नसर पावर में आए और उन्होंने अमेरिका, इजराइल और उनको सपोर्ट करने वाले सऊदी और कुवैत डायनेस्टी के खिलाफ सारी अरब स्टेट्स को इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले नसर ने सुएज कैनाल पर से ब्रिटिश और फ्रेंच की ओनरशिप्स खत्म की। इस फैसले पर ब्रिटिश, फ्रेंच और इजराइल ने मिलिट्री के जोर पर नसर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इजिप्ट ये जंग जीत गया और सुएज कैनाल को आजाद करवाने में कामयाब रहा। कमाल अब्दुल नसर की पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी वाह वाह होने लगी, पर कुछ अरब स्टेट्स थीं जिनको नसर की कामयाबी से खतरा था, जैसा कि सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और इंपीरियल ईरान। वो नसर के इस इनकलाब को यहीं खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये इनकलाब हमारी स्टेट्स तक पहुंच गया तो हमारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। इसी मसले को लेकर यमन में नसर के हामी नेशनलिस्ट्स और वहां की मोनार्किस्ट गवर्नमेंट के बीच एक जंग छिड़ी। यमन की गवर्नमेंट को सऊदी, जॉर्डन और इंपीरियल ईरान की मदद हासिल थी, जबकि नेशनलिस्ट्स को इजिप्ट सपोर्ट कर रहा था। ये मिडिल ईस्ट में लड़ी जाने वाली पहली प्रॉक्सी वॉर थी, पर इस जंग में इजिप्ट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने देखा कि इजिप्ट की आर्मी का मोरल डाउन है, तो उन्होंने भी पुरानी लड़ाई का बदला लेने के लिए इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। वो हमला जिसको 6 डे वॉर के नाम से याद किया जाता है। इस हमले में इजराइल ने इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, जिसका मतलब ये था कि अब सुएज कैनाल से कोई भी शिप नहीं गुजर पाएगी। यही वो पॉइंट था जब इजिप्ट को अगले 8 सालों तक सुएज कैनाल बंद रखना पड़ा। कमाल अब्दुल नसर ये शिकस्त बर्दाश्त ना कर पाए और 1970 में हार्ट अटैक की वजह से चल बसे, पर इजराइल से बदला लेना अभी बाकी था। नसर के जाने के बाद उनके ही एक जानशीन अनवर सादात इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बन गए।
انہوں نے سیریا کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 6 اکتوبر 1973 کو اسرائیل پر دونوں سائیڈوں سے سرپرائز اٹیک کر دیا۔ یہ یادگار جنگ اتہاس میں کئی ناموں سے پہچانی جاتی ہے: یوم کپر وار، رمضان وار، اکتوبر وار یا پھر 4th عرب اسرائیل وار۔ ویسے تو اس جنگ میں بھی اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا اور پریزیڈنٹ جمی کارٹر کے کہنے پر ایجپٹ اور اسرائیل دونوں نے ہاتھ ملا لیے، جس پر اسرائیل نے سائنائی پیننسولا کو خالی کر کے ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ پر اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے پایا کہ ایجپٹ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ قبول کرے گا۔ بس یہی وہ دن تھا جب مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا، کیونکہ ایجپٹ وہ پہلی عرب اسٹیٹ تھی جس نے عرب کے دشمن اسرائیل کو قبول کرنے کی غلطی کی۔ تقریباً ساری عرب اسٹیٹس نے ایجپٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ایک اسلامسٹ گروپ نے ایجپشن پریزیڈنٹ انور سادات کو اسرائیل سے ہاتھ ملانے پر قتل کر دیا۔ ایک طرف ایجپٹ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی وقت ایران میں شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کے خلاف انقلاب پھٹ پڑا۔ ایران کا شاہ امریکہ سے فنڈنگ لے کر ان کے مفاد میں کام کرتا تھا، جس کا تخت الٹ کر ایران کے لوگوں نے یہاں انقلابی حکومت روح اللہ خمینی کی سرپرستی میں قائم کی۔ ایران کا یہ انقلاب مڈل ایسٹ پر بہت سارے اثرات لے کر آیا، کیونکہ یہ حکومت مڈل ایسٹ میں پہلی اسلام پسند حکومت کے طور پر ابھری تھی۔ اس نئی ایرانی حکومت کا شیعہ اسلامی نظریہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا تھا، جس کے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی ہوں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے دوسری عرب اسٹیٹس، خاص طور پر سنی مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایران کا یہ ریولوشن ان کی اسٹیٹس تک بھی نہ پھیل جائے۔ ایران کا سب سے بڑا ٹارگٹ سعودی بادشاہی نظام تھا، جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ اسی وجہ سے ایران کے انقلاب کے سب سے بڑے دشمن جہاں امریکہ اور اسرائیل تو تھے ہی، وہیں ساتھ میں سعودی بھی بن بیٹھا۔ ایرانی انقلاب کے ڈر سے سعودی نے عراق میں صدام حسین کو فنڈ کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک سنی ملٹری آفیسر تھے۔ صدام حسین کو بھی ایران سے خطرہ تھا، کیونکہ عراقی تیل بصرہ کی پروونس سے نکلتا تھا، جہاں آلریڈی شیعہ پاپولیشن تھی۔ کویت اور سعودی کی بیکنگ کے ہوتے ہوئے صدام حسین نے ایران کے انقلاب کے خلاف عرب نیشنلزم کی آواز اٹھائی اور 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایران کی خوزستان پروونس پر قبضہ کر لیا، جہاں سے ایران کا 90% آئل نکل رہا تھا۔ اس سے عراق کے آئل ریزروز میں اب مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی، 5 لاکھ لوگ مارے گئے اور 10 لاکھ سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ سعودی اور کویت نے صدام حسین کو فنڈنگ جاری رکھی تاکہ وہ ایران کو لڑائی میں ہی الجھائے رکھے، پر سعودی کو ایران سے ایک اور خطرہ بھی تھا۔ بحرین کو دیکھا جائے تو وہاں شیعہ پاپولیشن زیادہ تھی، لیکن وہاں کا رولر سنی تھا اور اس کی لوکیشن سعودی کی آئل فیلڈ سے کافی قریب ہے۔ ایران جو کہ آلریڈی بحرین کو اپنا حصہ ماننے لگا تھا، سعودی کو خطرہ تھا کہ اگر یہاں کی شیعہ پاپولیشن نے سنی رولر کا تخت الٹ دیا تو سعودی اور ایران آمنے سامنے آ جائیں گے، جس سے سعودی کا تیل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سعودی نے مسلسل صدام حسین کو سپورٹ کیا تھا۔ 8 سالوں کے بعد ایران نے صدام حسین سے اپنے خوزستان پروونس کا قبضہ چھڑا لیا، لیکن 1988 میں عراق نے اپنا کویت پر بہت پرانا کلیم کارڈ واپس سے نکال لیا۔ صدام حسین نے کویت کو سیدھا سیدھا کہا کہ یا تو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے جو فنڈنگ دی تھی وہ بھول جاؤ، یا پھر کویت کو عراق میں مرج کر دو۔ جب کویت نے منع کر دیا تو صدام حسین نے پورے کویت پر حملہ کر کے ساری آئل فیلڈز پر قبضہ جما لیا۔ اس سے عراق کے اپنے آئل ریزروز میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اب دنیا کے ٹوٹل آئل ریزروز کا 20% حصہ اکیلے عراق کے پاس تھا۔ کویت سے اتنے سال فنڈنگ لینے کے باوجود صدام حسین نے الٹا کویت پر ہی قبضہ کر لیا۔ یہ چیز سعودی کو بھی کھٹکنے لگی، کیونکہ وہ بھی تو کئی سالوں تک عراق کو فنڈنگ کرتا آیا تھا۔ سعودی کو ڈر تھا کہ اب صدام کی آرمی کسی بھی وقت ہماری آئل فیلڈز پر بھی حملہ کر سکتی ہے، تو پھر اس موقع پر سعودی نے اپنا امریکہ کارڈ نکالا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکن آرمی نے مداخلت کی اور کویت سے صدام کی آرمی کو واپس عراق میں دھکیل دیا۔ ساتھ ہی یونائٹڈ اسٹیٹس نے بحرین میں بھی اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، جس سے سعودی کو بحرین میں آنے والے ایرانی ریولوشن کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔
اس کے فوراً بعد 1994 میں جارڈن اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے والی دوسری عرب اسٹیٹ بن گئی۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی پریزنس اور اسرائیل کی سپورٹ نے نئی اسلامک آرگنائزیشنز کو جنم دیا، جیسا کہ القاعدہ، آئیسس، حزب اللہ، ہوتیز اور اسلامک جہاد۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام مسلمانوں کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے سپورٹرز کے خلاف ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا تھا۔ لہٰذا ان کو اینٹی امریکن اسٹیٹس کی طرف سے فنڈنگ ملنا شروع ہو گئی، اور اس سب کا رزلٹ آج ہمیں مڈل ایسٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حماس کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے غازہ اسٹرپ پر خوب گولہ باری کی، اور بچے ہوئے فلسطینی بھی یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں یمن میں موجود ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی وہ شپس جو اسرائیل یا ان کو سپورٹ کرنے والی کنٹریز کی تھیں، ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حزب اللہ اور دوسری آرگنائزیشنز نے سیریا اور لیبنان کی سائڈ سے اسرائیل پر حملے جاری رکھے۔ ایران، جو ابھی تک کھل کر اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آیا تھا، 1 اپریل 2024 کو جب اسرائیل نے سیریا میں ایران کی قونصلیٹ پر حملہ کیا اور ان کا ٹاپ جنرل مار دیا، اس کے نتیجے میں ایران بھی اب پہلی بار اسرائیل کے خلاف کھل کر آیا ہے اور درجنوں ڈرونز اور میزائلز اسرائیل پر فائر کر دیے۔ بے شک ایران کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کا یہ اٹیک اسرائیل آسانی سے ناکام بنا دے گا، لیکن یہ اسرائیل کو صرف جواب دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ سلسلہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، یہ شاید آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ عرب کی دنیا میں ہنگامہ خیزی کی اصل وجہ میری نظر میں یہاں بسنے والے مختلف بلیفز کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا، برٹش اور فرینچ نے 100 سال پہلے جو ڈویژنز کی، اس میں ریلیجن اور کلچر کو نظر میں نہیں رکھا گیا تھا۔ برٹشرز تو اب یہاں نہیں ہیں، لیکن یہ جنگیں اور ہنگامے شاید ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔